स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल TKM एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ BSTC एग्ज़ाम 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न। और इस क्लास में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक थे मीठालाल व्यास, मगाराम वैद्य, शिव शंकर गोपा, नैनूराम शर्मा। साथियों, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक थे नैनूराम, यानी कोट पहनेंगे नया नया, कौन? नैनूराम। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी 1939 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? हरिजन, राजस्थान केसरी, तलवार या फिर समाचार दर्पण। तो साथियों, विजय सिंह पथिक जो है राजस्थान केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। किस समाचार पत्र के थे? राजस्थान केसरी। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं भोगीलाल पांड्या, गोविंदगिरी, जमनालाल बजाज या फिर हरिभाऊ उपाध्याय। तो साथियों, गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं जमनालाल बजाज। किसे कहा जाता है गांधी जी के पांच पुत्र? जमनालाल बजाज को। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी है। कौन वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को। संत सभा की स्थापना गोविंदगिरी ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1934 में, 1938 में, 1940 में या फिर 1942 में। तो साथियों, हरिजन सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1932 में। कब की गई थी? 1932 के अंदर की गई थी हरिजन सेवा संघ की स्थापना सेठ घनश्यामदास बिड़ला की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? सेठ घनश्यामदास बिड़ला की अध्यक्षता में हरिजन सेवा संघ की स्थापना सन 1932 के अंदर की गई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 100 सेमी समवर्षा रेखा, 200 सेमी, 50 सेमी या फिर 10 सेमी समवर्षा रेखा। तो साथियों, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेमी। कितनी? 50 सेमी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है। और अगर थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 25 सेमी। कितनी है? 25 सेमी समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। और अगर यानी पाकिस्तान और राजस्थान के मध्य जो है को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 10 सेमी। कितनी है? 10 सेमी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है पथमेड़ा जालौर में, बस्सी जयपुर में, जोड़बीड़ बीकानेर में या फिर अविकानगर टोंक के अंदर। तो साथियों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित हैं जोड़बीड़ बीकानेर में। कहाँ पर स्थित हैं? जोड़बीड़ बीकानेर में। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, ऊंट की खाल पर जो सुनहरा चित्रण किया जाता है उसे उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ता कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं लगती? गुजरात की, मध्य प्रदेश की, बिहार की या फिर मध्य प्रदेश की? सॉरी, दो मध्य प्रदेश हो गए। साथियों, राजस्थान के साथ सीमा नहीं लगाता बिहार। कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता? बिहार। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा लगाते हैं। कितने राज्य लगाते हैं? 5 राज्य सीमा लगाते हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, ये 5 राज्य जो है राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है? बप्पा रावल को, कुंवर चुंडा को, राणा कुंभा को या फिर राणा मोकल को? तो साथियों, मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है कुंवर चुंडा को। किसी को कहा जाता है? कुंवर चुंडा को। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दधिमाती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अलवर में, जयपुर में, जोधपुर में या फिर नागौर के अंदर? तो साथियों,
दधिमती माता का मंदिर स्थित है नागौर जिले के अंदर। कहाँ पर स्थित है? नागौर में। गोठ मांगलोद कहाँ पर है? गोठ मांगलोद नागौर के अंदर, गोठ मांगलोद। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी की, पाबू जी की, तेजा जी की, या फिर केसरिया जी की? तो साथियों, ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा की, किस लोक देवता की पूजा की जाती है? पाबू जी की। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाबू जी यानी सबसे लोकप्रिय फड़ भी किस लोक देवता की है? पाबू जी की। यानी पैसे प्रिय, यानी पैसे पाबू जी और पैसे प्रिय लोकप्रिय फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी की। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धार का मरुस्थल किसका अवशेष है? 33 सागर का, गोंडवाना लैंड का, दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? 33 सागर का। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भू क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? गंगानगर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, या फिर अलवर के आसपास का क्षेत्र? तो साथियों, गिरवा कहा जाता है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को। किसे कहा जाता है? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गिरवा। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में, थार के मरुस्थल में, या फिर हाड़ौती के पठार में? तो साथियों, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। किसमें? पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर। यहाँ पर लगभग 39% जनसंख्या निवास करती हैं। अरावली पर्वतमाला में लगभग 10% जनसंख्या निवास करती हैं। और पूर्वी मैदानी प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 23 पॉइंट कुछ हैं इसका क्षेत्रफल। और थार के मरुस्थल यानी सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश की बात करें तो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो है थार का मरुस्थल। और जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती हैं उत्तरी पश्चिमी हवाओं से, दक्षिण पश्चिमी हवाओं से, दक्षिणी पूर्वी हवाओं से, या फिर दक्षिण से? तो साथियों, सर्दियों में जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। यानी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट। और वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से, यानी दक्षिण पश्चिम से आने वाली हवाओं से यह वर्षा होती हैं। किससे होती हैं? दक्षिण उत्तर पश्चिम हवाओं से आने वाली हवाओं से मावट वर्षा होती है। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यह गेहूँ की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला का निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समानांतर ना होना, इसका मानसून की समानांतर होना, आग्नेय चट्टानों की प्रधानता के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, अरावली पर्वतमाला से जो है राजस्थान में कम वर्षा होती है क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है मानसून के समानांतर है। किसके समानांतर है? मानसून के समानांतर है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो क्या होता है कि अरावली का मानसून के समानांतर होने के कारण मानसून जो है अरावली पर्वतमाला के सारे यानी भारत के उत्तरी क्षेत्र में चला जाता है। यानी अरावली पर्वतमाला ऐसे हैं और मानसून भी ऐसे ही इसके सहारे होके निकल जाता है आगे उत्तरी भारत के अंदर, जिससे राजस्थान के अंदर वर्षा नहीं होती है, यानी टकराता नहीं है, सीधा निकल जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है, या फिर थार का मरुस्थल में खारी पानी की झीलें पाई जाती हैं, थार के मरुस्थल में आग्नेय चट्टानों की प्रधानता है, या फिर थार यहाँ जीवाश्म खनिजों के भंडार है? तो साथियों, थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है, यानी थार के मरुस्थल में आग्नेय चट्टानें नहीं पाई जाती। यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये इसके आग्नेय चट्टानों की जगह अवसादी चट्टानें हो जाएगा।
अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और अवसादी चट्टानों के अंदर ही जीवाश्म खनिज पाए जाते हैं। और इन जीवाश्म खनिजों में जो है कोयला पेट्रोलियम निकलता है और आग्नेय चट्टानों में लोहा तांबा मैग्नीज आदि निकलते हैं। चलते हैं और आग्नेय चट्टान जो है अरावली पर्वतमाला के अंदर पाई जाती हैं। आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें थार की मरुस्थल के अंदर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित श्रृंखला है सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी या फिर अरावली। तो साथियों, सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है अरावली। कौन सी है? अरावली। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अरावली की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितने हैं? 692 किलोमीटर। अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। और अगर इस अरावली पर्वतमाला की बात करें तो अरावली पर्वतमाला गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक फैली हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? पंजाब से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश में? तो साथियों, राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है मध्य प्रदेश। किसकी लगती है? मध्य प्रदेश की। लगभग 1600 किलोमीटर। कितनी लगती हैं? 1600 किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की जो है 10 जिले सीमा लगाते हैं। कितने जिले लगाते हैं? 10 जिले। 2, 7, 2, 10, 6। 2, 7, 2, 10 और 6, यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। पंजाब के साथ 2 जिले सीमा लगाते हैं, हरियाणा से 7, 2 लगाते हैं उत्तर प्रदेश से, 10 मध्य प्रदेश से और 6 लगाते हैं गुजरात से। तो सर्वाधिक सीमा किससे लगती हैं? मध्य प्रदेश से। 10 जिले सीमा लगाते हैं और लगभग 1600 किलोमीटर। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम सीमा बनाता है पंजाब, लगभग 89 किलोमीटर। कितनी लगाता है? 89 किलोमीटर। और राजस्थान के 2 जिले सीमा बनाते हैं पंजाब के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन की आशा किस नदी को कहा जाता है? चंबल को, बनास को, माही को या फिर लूनी को? साथियों, वन की आशा कहा जाता है बनास नदी को। किसे कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बनास नदी की बात करें तो बनास नदी खमनौर की पहाड़ी और राजसमंद से निकलती हैं और सवाई माधोपुर में चंबल नदी में जाकर, रामेश्वरम में जाकर मिल जाती हैं चंबल नदी में। और इस नदी के किनारे पर जो है गिलोंड सभ्यता स्थित है राजसमंद के अंदर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस शहर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? मकराना को, उदयपुर को, सीकर को या फिर नागौर को? तो साथियों, सफ़ेद शहर कहा जाता है उदयपुर को। किसे कहा जाता है? उदयपुर को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उदयपुर को सफ़ेद शहर कहा जाता है, वाइट सिटी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, माउंटेन फाउंटेन का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है झालावाड़ को, चित्तौड़गढ़ को, सिरोही को या फिर उदयपुर को? तो साथियों, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है झालावाड़ को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। यानी सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? झालावाड़ जिले के अंदर। झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण इसे राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। और अगर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो क्या होगा? माउंट आबू। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, यहाँ पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है और कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, सिरोही का वाल्दा क्षेत्र प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए, तांबा के लिए, लोहा एस के लिए या फिर टंगस्टन के लिए? साथियों, सिरोही का वाल्दा क्षेत्र प्रसिद्ध है टंगस्टन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर। तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी फट जिसकी पूजा की जाती है वाचन नहीं, यानी ऐसी कौन सी फट है जिसकी पूजा तो की जाती है लेकिन उसका वाचन नहीं किया जाता? देवनारायण जी की फटका, पाबू जी की फटका, भैंसासुर की फटका या फिर गोगा जी की फटका? तो साथियों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैंसासुर की फटका। किसका नहीं किया जाता? भैंसासुर की फटका। तो हमारा सी ऑप्शन
राइट होगा। भैंसासुर की फड़ का वाचन तो किया जाता है, मतलब वाचन नहीं किया जाता, लेकिन इसकी पूजा जरूर की जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में प्लाय झीलें पाई जाती हैं? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या फिर जालोर के अंदर? तो साथियों, प्लाय झीलें पाई जाती हैं जैसलमेर जिले के अंदर। कहाँ पर पाई जाती हैं? जैसलमेर में। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसलमेर में प्लाय झीलों द्वारा यानी प्लाय झीलों द्वारा पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जो है खड़ीन कृषि की जाती है। क्या कौन सी कृषि की जाती है? खड़ीन कृषि की जाती है जैसलमेर जिले के अंदर। यानी प्लाय झीलें वे होती हैं जो वर्षा ऋतु के अंदर यानी थार के मरुस्थल में अस्थायी झीलें बन जाती हैं, अस्थायी झीलें बन जाती हैं वर्षा ऋतु के अंदर थार के मरुस्थल में। उन्हें क्या कहा जाता है? प्लाय झीलें। और इन प्लाय झीलों द्वारा पालीवाल ब्राह्मण द्वारा खड़ीन कृषि की जाती है। खड़ीन कृषि कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। तो हमारा जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मिलता है मकराना में, बैंसलाना में, उदयपुर में या फिर कोटा में? तो साथियों, भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मिलता है मकराना के अंदर। कहाँ पर मिलता है? मकराना के अंदर, मकराना नागौर के अंदर। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर काले संगमरमर की बात करें तो वो मिलता है बैंसलाना के अंदर। अगला प्रश्न है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित हैं? बारां में, उदयपुर में, कोटा में या फिर झालावाड़ के अंदर? साथियों, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य स्थित है उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर। तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माही कंचन माही धवल किस्म है? गेहूं की, बाजरा की, मक्का की या फिर जौ की? तो साथियों, माही धवल माही कंचन किसमें है? किसकी? मक्का की। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संभाग में 6 जिले आते हैं? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर कोटा के अंदर? तो साथियों, उदयपुर संभाग के अंदर जो है 6 जिले आते हैं, यानी राजस्थान के 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग के अंदर। तो हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिनमें उदयपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। ये 6 जिले आते हैं किस्म के अंदर? उदयपुर संभाग के अंदर। जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 5 जिले आते हैं, बीकानेर में 4 जिले और कोटा में भी 4 जिले। और 6 जिलों वाला संभाग हो गया उदयपुर, और एक है जोधपुर। ये 2 संभाग 6 जिलों यानी 2 संभागों के अंदर 6 जिले आते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर? साथियों, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग। तो हमारा जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग भी कौन सा है? कोटा संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। और इसके अंदर ही जो झालावाड़ यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ इसी संभाग के अंदर आता है। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक अमावस्या को, भाद्रपद अमावस्या को या फिर गुरु पूर्णिमा को? तो साथियों, कपिल मुनि का मेला भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कहाँ पर कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को कोलायत झील के अंदर, कोलायत झील बीकानेर के अंदर कपिल मुनि का मेला भरता है। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं इस वीडियो के अंदर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।